हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th की जो विज्ञान है चैप्टर नंबर 3 एनसीईआरटी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारे लेके आ चुका हूँ। और एनसीईआरटी के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं, तो आपको सारे प्रश्न आने चाहिए, ये मैं बताना चाहता हूँ। अगर बोर्ड एग्जाम में फोड़ना है तो एनसीईआरटी को ढंग से प्रिपेयर कर लो, है कि नहीं। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना। तो सबसे पहले आ जाते हैं बॉक्स वाले प्रश्नों पे। ये जो प्रश्न है भाई, ये 1 मार्क्स में एमसीक्यू में ज़रूर पूछे जाते हैं। कह रहे हैं ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए। पहला, जो कमरे के ताप पर द्रव में होती है। कमरे का जो टेम्परेचर होता है नॉर्मली 17 से 18 होता है, और उस टेम्परेचर में मरकरी, ठीक है, ये द्रव अवस्था में पाई जाती है, इसे हिंदी में पारा भी कहते हैं। अगला जो है उदाहरण, ठीक है, वो क्या है कि चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, ऐसी धातु का नाम बताओ। तो सोडियम है। सोडियम को ना हम आराम से काट सकते हैं, मक्खन की तरह मुलायम होता है। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक क्या होती है? तो सबसे अच्छी चालक होती है चांदी, लेकिन चांदी होती है महंगी, चांदी के तार थोड़ी नहीं बना सकते हैं, ठीक है। उसीलिए एल्यूमिनियम के लिए बनाया है, उसके वो हटाने के लिए एल्यूमिनियम के बनाए जाते हैं। वैसे अच्छी सुचालक चांदी होती है। ऊष्मा की कुचालक सबसे अच्छी वो है लेड, यानी कि शीशा। सबसे अच्छी कुचालक क्या है? शीशा है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आघातवर्त तन्य का अर्थ बताइए। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है। देखो भाई, आघातवर्त क्या होता है? देखो इसका मतलब क्या होता है, अगर आपके पास कोई लोहे की वस्तु है और उस पर हथौड़े से मार रहे हो बार बार ऐसे, तो वो टूटता नहीं है, वो ऐसे चादर के रूप में फैल जाता है। तो इस गुण को हम क्या कहते हैं? आघातवर्त कहते हैं। धातु के इस गुण को हम क्या कहते हैं? आघातवर्त। तन्य का मतलब क्या होता है कि कोई धातु है, उसे आपने गर्म किया है और गर्म करके लंबे तार के रूप में बना सकते हो, ठीक है। तो उस गुण को हम क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं, तन्य कहते हैं। तन्य का अर्थ है धातुओं का वह गुणधर्म जिसके कारण उन्हें खींच खींच कर पतले तारों में परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक। अगला जो प्रश्न है, कह रहे सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? ये देखो, ये जो अंदर सोडियम पड़ी हुई है केरोसिन के अंदर है, और ये जो पानी पानी दिख रहा है ये केरोसिन है। केरोसिन के अंदर क्यों डुबो के रखते हैं? सोडियम जो धातु होती है ना, वो अत्यंत क्रियाशील होती है, बहुत ही ज़्यादा। जैसे ही अगर सोडियम धातु को मैं केरोसिन से बाहर लाऊंगा ना, तो वो हवा के संपर्क में आ जाता है। हवा में क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही आग पकड़ लेता है, ठीक है। पानी में भी नहीं रख सकता, क्योंकि पानी जो बनता है वो भी H2O से बनता है, उसमें भी ऑक्सीजन है। इसीलिए पानी में भी डुबो के नहीं रखते। कहाँ रखते हैं? केरोसिन में डुबो के रखते हैं। केरोसिन में ऑक्सीजन नहीं होता है, इसी वजह से सोडियम को केरोसिन में डुबो के रखा जाता है, ताकि वो वायु में के संपर्क में ना आ पाए, क्योंकि आते ही आग पकड़ देगी, ठीक है। अगला प्रश्न है इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। जिस साल मैंने बोर्ड एग्जाम दिया था ना 2008 में, ये सारे प्रश्न पूछे गए थे। कह रहे हैं भाप के साथ आयरन की अभिक्रिया। देखो ये हमारा भाप है, भाप मतलब पानी, ठीक है, और ये हमारा आयरन यानी कि लोहा Fe। संतुलित रासायनिक समीकरण है, तो क्या बनेगा? Fe3O4, और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी? मुक्त हो जाएगी। इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में आता है। कह रहे हैं जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया, तो क्या होता है? ये हमारा कैल्शियम है और ये हमारा जल है, अभिक्रिया करके क्या बनेगा? CaOH का होल ट्वाइस, और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेगा, ठीक है। बस इतना लिख देना है, पहला वाला ही लिखना है, ये नहीं लिखना है, ये वाला नहीं लिखना है। अगला प्रश्न है ABCD 4 धातुओं के नमूनों के लेकर एक एक करके निम्न विलयन में डाला गया। इससे प्राप्त परिणाम को निम्न रूप से सारणीबद्ध किया गया है कि ये जो धातु है ना, कोई अभिक्रिया नहीं करती है आयरन सल्फेट के साथ, और कॉपर सल्फेट के साथ ये विस्थापन अभिक्रिया करती है। बी जो धातु है आयरन सल्फेट के साथ विस्थापन अभिक्रिया करती है, और जिंक सल्फेट के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करती। सी जो धातु है कोई अभिक्रिया नहीं करती है आयरन सल्फेट के साथ, कॉपर सल्फेट के साथ भी कोई अभिक्रिया नहीं करती, जिंक सल्फेट के साथ भी कोई अभिक्रिया नहीं करती, लेकिन सिल्वर नाइट्रेट के साथ विस्थापन अभिक्रिया करती है।
डी जो है कोई अभिक्रिया नहीं करता किसी भी के साथ भी, ठीक है। तो क्या होगा, तो यहां जो बी धातु है आयरन सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर रही है और बाकी किसी के साथ कोई अभिक्रिया नहीं कर रही है, तो सबसे अधिक क्रियाशील जो धातु है वो आपका बी है। और विस्थापन अभिक्रिया क्या है, देखो धातु बी को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाए तो क्या होगा, ठीक है। ये जो धातु बी है हमारा, इसको कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाएगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, विस्थापन अभिक्रिया होगी, ठीक है। तो अभिक्रियाशीलता पर एक श्रेणी बना रखी है और याद करने का ट्रिक भी बता रखा है, 2 मिनट की वीडियो, उसको जरूर देख लेना, ठीक है। अगला प्रश्न है, अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस। आयरन के साथ H2SO4 का रासायनिक अभिक्रिया भी लिखिए। तो देखो ये मेरा आयरन है और ये मेरा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है, H2SO4 है। अभिक्रिया करने के बाद बनाएगा आयरन सल्फेट और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेगा, हवा में उड़ जाएगा, गैस का चिन्ह ये एरो होता है। इन रिएक्शंस को लिख लिख के याद करने की प्रैक्टिस करना। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्या है, जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होता है, इसकी रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। देखो जो जिंक है ना, उसको आयरन सल्फेट के विलयन में जैसे तुम मिलाओगे तो जिंक सल्फेट बनेगा और आयरन धातु अलग हो जाएगी। जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने से जिंक सल्फेट का निर्माण होता है और जो आयरन है वो धातु अलग हो जाती है, ये आपको लिखना है। और ये जो रिएक्शन है, ठीक है, इसे कॉपी में लिख के याद कर लेना है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं सोडियम, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना लिखिए। ठीक है जी, लिख के बताते हैं। सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 11 होता है। पहले कक्ष में आते हैं 2, दूसरे में अधिकतम आते हैं 8, 10 और तीसरे में बचा 1। देखो सेकंड वाले में कक्ष पूर्ण होने के बाद एक्स्ट्रा कितना बचा, 1, ठीक है। तो इसको लिखा जाता है Na पॉजिटिव, Na के ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इसके पास। ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक होता है भाई वो होता है 8, पहले कक्ष में 2, दूसरी में 6, दूसरी में अधिकतम कितना होता है 8। तो 8 होने के लिए इसके 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए कक्ष पूरे करने के लिए, तो इसको ऐसे लिखा जाता है 2 नेगेटिव, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनानी है, सो मैं आपको बना के भी दिखा देता हूँ। जैसे ये सोडियम का मैं बना रहा हूँ, ये सोडियम का है, सिर्फ बाहरी कक्ष के लिए आ जाता है। बाहरी कक्ष में कितना है, 1 लगा दिया। अब मैं जैसे ऑक्सीजन का बना के दिखा रहा हूँ, ये ऑक्सीजन का बना रहा हूँ, ठीक है। ऑक्सीजन के बाहरी कक्ष में कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं मैग्नीशियम की, ये मैग्नीशियम का बना के दिखा रहा हूं मैं, Mg। देखो मैग्नीशियम के जो परमाणु क्रमांक होती है वो 12 होती है। पहले कक्ष में अधिकतम 2, दूसरे में अधिकतम 8, तो बचा कितना 2। तो इसके अष्टक पूरे होने के बाद, कक्ष पूरे होने के बाद 2 ज़्यादा हो रहे हैं, तो इसको लिखा जाता है Mg2 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास ज़्यादा हैं। तो दिखाने का तरीका क्या होता है, यहाँ से 1 2, जो बाहरी होता है ना, बाहर जितने बचते हैं उन्हीं को ही कक्ष में दिखाया जाता है, बाकी किसी से कोई लेना देना नहीं होता। तो ये बना के मैंने आपको दिखा भी दिया, सोडियम का भी, ऑक्सीजन का भी, मैग्नीशियम का भी। फिर क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण द्वारा Na2 और MgO का निर्माण दर्शाइए। देखो मैंने अभी बोला सोडियम का होता है 11, तो 1 इलेक्ट्रॉन उसके पास ज़्यादा होते हैं। ऑक्सीजन का भी मैंने बताया था, इसको 2 की कमी होती है, यहाँ लिख के भी दिखाया था पीछे, ठीक है। तो सोडियम कितने हैं इसके पास, 2, यानी कि 2 इसके पास ज़्यादा हो गए, और ऑक्सीजन 1 है, इसके पास 2 की कमी है। तो सोडियम क्या करेगा, जो इसके पास 2 ज़्यादा है वो पूरा का पूरा दे देगा किसको, ऑक्सीजन को। इसके पास 6 है और ये 2 जैसे ही मिलेंगे क्या हो जाएंगे, 8, ठीक है। कितने हो जाएंगे, 8। तो देखिए ये
Na पॉजिटिव कितने हैं, 2 हैं, और ऑक्सीजन है इसके पास कितने हैं, 6 थे। सोडियम ने क्या किया, 2 इसको दे दिया, तो ये बन गया Na2O। ठीक है। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम का भी मैंने बताया था कि बाहर कितने होते हैं, 2, प्लस में 2 होते हैं, इसके पास 2 ज़्यादा हैं, और ऑक्सीजन के पास 2 कम है। तो देखो क्या करेगा, इसके पास 2 की कमी है, उसके पास 2 की अधिकता है। देखो ये मैग्नीशियम 2 ज़्यादा है इसके पास, और देखो मैग्नीशियम को मैंने डॉट से दिखाया है और ऑक्सीजन को मैंने क्रॉस से दिखाया है। ठीक है, 2 2 4 2 6, तो ये दोनों के दोनों इसको क्या करेगा, दे देगा, ताकि इसके बाहर अष्टक पूरे हो जाए। Mg के पास प्लस के 2 हैं, ठीक है, और ये ऑक्सीजन, ये 2 2 4 2 6, और ये 2 के 2 पूरा आ गए यहाँ पर, तो ये क्या बन गया, MgO। इसके पास +2 था, इसके पास -2 था, प्लस -2 कैंसिल, तो क्या बन गया, MgO। इस टॉपिक पे मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, अगर आपको ये नहीं आता है तो उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। ये तो मैं ऐसे पूरा सॉल्व करके रखा है तभी बता रहा हूँ, वहाँ मैंने आराम से समझाया है हर एक चीज़ को। ठीक है, ज़रूर देख लेना। अगला प्रश्न है, इन यौगिकों में कौन सा आयन उपस्थित है। सो अभी देखा हमने Na2, Na में पॉजिटिव आयन है, तो सोडियम धन आयन, और ऑक्सीजन में -2 होते हैं, ऑक्सीजन ऋण आयन। Mg 2 धनात्मक होते हैं, धन आयन, और ऑक्सीजन ऋण आयन। सिंपल सी बात है। अगला प्रश्न जो इंपॉर्टेंट है, आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है। तो देखो आयनिक यौगिक जो होते हैं भाई, वो क्या होता है, आयनिक यौगिकों के उच्च गलनांक होते हैं क्योंकि इन यौगिकों के आयनों के मध्य, जो जब यौगिक बनते हैं आयनों के द्वारा ही मिलकर यौगिक बनते हैं, जो आयन है, ठीक है, यहाँ एक आयन है, यहाँ आयन है, इनके बीच, आयनों के बीच में क्या होता है ना, प्रबल अंतर आयनिक आकर्षण बल, इनके बीच में प्रबल अंतर आकर्षण बल होता है, बहुत ज़्यादा आकर्षण होता है इनके बीच में। ठीक है, उनको समाप्त करने के लिए ना बहुत ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा लगता है, और इसी के कारण इसका जो गलनांक होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, मेन वर्ड क्या है यहाँ पर, प्रबल अंतर आयनिक आकर्षण बल को समाप्त करने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, और इसी के कारणवश, ठीक है, इसका जो गलनांक होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ये प्रश्न हर साल आता है। ठीक है, खनिज, अयस्क, गैंग। खनिज क्या होता है ना, जैसे भूपर्पटी है, भूपर्पटी मतलब कोई भी जमीन है, उसके ऊपर से प्राकृतिक रूप से जो पड़ी हुई चीज़ें हमें मिलती हैं वो खनिज है। भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अकार्बनिक तत्वों या यौगिकों को हम खनिज कहते हैं। खनिज को अंग्रेजी में मिनरल्स भी कहते हैं। और अयस्क क्या होता है, खनिजों को जिससे लाभप्रद ढंग से धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है। देखो खनिज, भूपर्पटी में जो भी हमें सामान मिला है वो खनिज है। खनिज में कोई धातु है और उस धातु का अगर हम आसानी पूर्वक निष्कर्षण कर सकें, साफ सफाई करके उसको निकाल सकें, तो उसे हम क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। ठीक है, जैसे लेड का अयस्क क्या होता है, गैलेना, उदाहरण दे देंगे। ठीक है, और खनिज, सोना चांदी सब खनिज होता है, भूपर्पटी में स्वतंत्र रूप से मिलता है आपको। गैंग क्या होता है, गैंग का मतलब ये नहीं 2-4 बंदे, 5-6 बंदों की टीम आ गई को पीट रहे हैं, ये कोई गैंग नहीं होता। गैंग का मतलब है अशुद्धि। ठीक है, जब हम अयस्क से धातु का निष्कर्षण कर रहे हैं, उसमें धूल, मिट्टी है ना, अनशंड, मैले, कुचला, जो भी बेकार चीज होती है, गंदगी होती है, उसको हम क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। जब कभी अयस्क का भूखनन होता है तो खनिज अयस्क बालू एवं चट्टानी पदार्थों से संदूषित होते हैं, मतलब लिपटे रहते हैं। खनिजों में बालू तथा चट्टानी पदार्थों की जो अशुद्धियां उपस्थित होती हैं उन्हें हम गैंग कहते हैं। अगला प्रश्न है, 2 धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्थाएं पाई जाती हैं। तो वो है सोना, चांदी। धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए किस रासायनिक प्रक्रम का उपयोग किया जाता है।
तो उस रासायनिक का नाम है अपचयन, अपचयन के द्वारा। ठीक है, एक लाइन में याद हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिंक मैग्नीशियम कॉपर की धात्विक ऑक्साइडों को निम्न धातुओं के साथ गर्म किया जाता है। जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, तो किस स्थिति में विस्थापन अभिक्रिया घटित होगी? तो जो जिंक ऑक्साइड है, देखो जिंक कोई विस्थापन नहीं करेगा, और मैग्नीशियम क्या करेगा, विस्थापन अभिक्रिया देगा, और कॉपर कोई विस्थापन नहीं करेगा। ठीक है, ये सारणी है, देख लेना। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु आसानी से संचारित नहीं होती है? वो धातु जो पानी के साथ, अम्ल के साथ, नमी के साथ जल्दी अभिक्रिया नहीं करती है, वो जल्दी संचारित नहीं होती है। जैसे सोना हो गया, प्लेटिनम हो गया, ठीक है, ये जल्दी अभिक्रिया नहीं करती इनके साथ। अगला प्रश्न, मिश्र धातु क्या होते हैं? देखो, दो या दो से अधिक धातुओं को मिलाने से प्राप्त समांगी मिश्रण मिश्र धातु या मिश्र धातु कहलाते हैं। इसे अंग्रेजी में अलॉय कहते हैं। एक धातु एक अधातु के समांगी मिश्रण को भी मिश्र धातु कहते हैं। मिश्र धातु के गुणधर्म धातुओं से भिन्न होते हैं। मिश्र धातु का जो गुण होगा ना, वो जिस धातु से बनाया गया है उससे अलग होगा। शुद्ध धातु की अपेक्षा मिश्र धातु की विद्युत चालकता कम होती है। ठीक है, मिश्र धातु की जो विद्युत चालकता होती है वो कम होती है। ये जो प्रश्न थे वो थे अभ्यास के आने वाले पहले प्रश्न जो बॉक्स के अंदर होते हैं। एनसीईआरटी के बॉक्स के प्रश्न हो गए, अभ्यास के प्रश्न हो गए, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में रिपीट करके पूछे जाते हैं यहाँ से। ठीक है, एनसीईआरटी अगर अच्छे से बना लोगे ना तो सारे प्रश्न आपको वहीं से मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में। अब हम प्रश्न पढ़ रहे हैं अभ्यास के अंतर्गत आने वाले। कह रहे निम्न में कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? कौन सा विस्थापन अभिक्रिया दिखाता है? तो जो AgNO3 है, ठीक है, कॉपर धातु, ये विस्थापन अभिक्रिया दिखाते हैं। ठीक है, ये जो है ना विस्थापन अभिक्रिया दिखाते हैं, इसे याद कर लेना। अगला जो है, लोहे की फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? जो लोहे की फ्राइंग पैन है ना, उसको जंग से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उसके ऊपर ना जिंक की परत चढ़ा देते हैं। क्या चढ़ाते हैं? जिंक की परत। तो उस जिंक की परत चढ़ाने से फ्राइंग पैन को हम संचालन होने से बचा सकते हैं। कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्माण करता है। यह यौगिक जल में विलय है, तो यह तत्व क्या हो सकता है? कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन या फिर लोहा? तो वो होगा कार्बन। क्या होगा? कार्बन। खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है। क्यों? जो खाद्य पदार्थ होते हैं वहां पर जिंक की परत नहीं चढ़ी होती है, वहां टिन की परत चढ़ी होती है। क्यों? क्योंकि टिन की अपेक्षा जिंक बहुत महंगा होता है, इसी वजह से। ठीक है, टिन की अपेक्षा जिंक जो होता है वो महंगा होता है, और कंपनी जो बनाने वाले प्रोडक्ट्स हैं वो कॉस्ट देखते हैं ना कि मेरा फायदा किस पे ज़्यादा है, तो टिन उनको सस्ता पड़ता है तो वही लगा देते हैं। अगला प्रश्न है, आपको एक हथौड़ा, बैटरी, बल्ब और तार, एक स्विच दिया गया है। इनका उपयोग कर धातु एवं अधातु के नमूनों के बीच आप कैसे विभेद करेंगे? देखो, धातु अधातु, देखो जो धातु को हम लोहे से पीटेंगे ना तो वो टूटेगा नहीं, फैल जाएगा, और अधातु को लोहे से पीटेंगे हथौड़े से तो वो चूर चूर हो जाएगा। एक तो ऐसे विभेद कर देंगे। उसके बाद बैटरी, बल्ब, तारों और स्विच की सहायता से हम एक विद्युत परिपथ बनाएंगे, सर्किट बनाएंगे, और उस सर्किट के बीच में अगर हम धातु रखेंगे तो बल्ब जल जाएगा, अगर धातु रखेंगे तो बल्ब नहीं जलेगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? दो उभयधर्मी ऑक्साइडों के उदाहरण भी दीजिए। हर साल आता है प्रश्न। तो वे ऑक्साइड ना तो वो अम्लीय हैं ना वो क्षारीय हैं, तो ऐसे ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। इन ऑक्साइडों का ना लिटमस पत्र पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। उदाहरण के तौर पर कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, ये हमारे उभयधर्मी ऑक्साइड हैं। ठीक है,
उदाहरण याद कर लेना। दो धातुओं के नाम बताइए जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगी और दो धातुएं जो ऐसा नहीं कर पाएंगी। तो दो धातुएं जो कर देंगी ना वो है जिंक और आयरन, जिंक और आयरन, Zn और Fe। और दो धातुएं जो नहीं कर पाएंगी वो है गोल्ड और सिल्वर, सोना और चांदी। ठीक है। किसी धातु M के विद्युत अपघटन परिष्करण में आप एनोड, कैथोड एवं विद्युत अपघट्य किसे बनाएंगे? तो एनोड क्या हो? एनोड हम बनाते हैं अशुद्ध धातु को। किसको बनाते हैं एनोड? अशुद्ध धातु को, याद रखना। और जो शुद्ध धातु होता है वो कैथोड होता है। और विद्युत अपघट्य क्या होता है? लवण। धातु M का जो भी धातु आप लोगे ना उसका लवण होगा। ठीक। अगला प्रश्न है, प्रत्यूष ने सल्फर चूर्ण को सेप्चुला में लेकर उसे गर्म किया। ठीक है, इसमें लेकर क्या किया उसने? गर्म किया। चित्र के अनुसार एक परख नली को उल्टा करने पर उसने उत्सर्जित गैस को एकत्र किया। इस परख नली को इसने क्या किया? उल्टा। यहाँ पे गर्म कर रहा था, गर्म करते हुए परख नली उसने वैसे उल्टा कर दिया। तो सूखे लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा? लिटमस पत्र जब सूखा होगा ना तो उस पर कोई अभिक्रिया नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि वो सूखा है तो आयन बनाएगा ही नहीं। ठीक है, तो S+O2 क्या होगा? SO2। कोई अभिक्रिया नहीं होगी। जब लिटमस पत्र आर्द्र है, भीगा हुआ है, तो क्या होगा? नीले आर्द्र लिटमस पत्र को लाल कर देगी। अगर वो नीला है तो उसको वो क्या कर देगी? लाल कर देगी। SO2 + H2O क्या बनाएगा? H2SO4। ठीक है, अम्ल बना देगा। लोहे को जंग से बचाने के लिए दो तरीके बताओ। एक तो हम पेंट कर सकते हैं और लोहे पर तेल लगा दे सकते हैं। तेल लगा दो। तेल लगाने से क्या होगा? वो वायु के संपर्क में नहीं आएगी डायरेक्ट। पेंट करने से भी वो वायु के संपर्क में नहीं आएगी क्योंकि उसके ऊपर एक परत चढ़ जाती है। ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं कैसी ऑक्साइड बनाती हैं? तो ये बनाती हैं अम्लीय ऑक्साइड। ऑक्सीजन संयुक्त होकर ना कैसा बनाते हैं? अधातु के साथ अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे कार्बन CO2, SO2। ठीक है, ये हो गया। उदासीन में आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है, NO2। ये सब ऑक्साइड बनाती हैं। तो दो उदाहरण याद कर लो सिंपल। हमें कारण बताना है। प्लेटिनम, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। जो प्लेटिनम है जिसे सफेद सोना कहते हैं, जो सोने से भी महंगा है, सोना हो गया, चांदी हो गया, इनको हम आभूषण क्यों बनाते हैं? क्योंकि इनकी चमक होती है, इनकी चमक बहुत अच्छी होती है, ये जल्दी संचारित नहीं होते। सबसे मेन कारण यही है। प्लेटिनम, सोना, चांदी का प्रयोग आभूषण बनाने में किया जाता है क्योंकि ये धातुएं सक्रियता श्रेणी में निम्न स्थान पर नीचे हैं तथा जल, ऑक्सीजन अथवा अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती। ये संचारित भी नहीं होती। ये धातुएं अगाधवर्धनीय हैं, तन्य होती हैं, इसलिए इनसे आभूषण के विभिन्न डिजाइन आसानी के साथ बनाए जा सकते हैं। इसीलिए इनका प्रयोग आभूषण के रूप में होता है। ठीक। फिर बोला सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है क्योंकि अगर ये धातु खुली अवस्था में आएगी, ये धातुएं होती है बहुत ही ज्वलनशील, ये वायु के संपर्क में आते ही आग पकड़ लेती हैं। इसी वजह से इनको तेल के अंदर डुबो के रखा जाता है। ठीक है, ये आपका उत्तर आ जाएगा। एल्यूमिनियम अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन में किया जाता है। जो एल्यूमिनियम के बर्तन है, आजकल तो सबके घर में यही चलता है। तांबा वांबा का प्रयोग बहुत ना के बराबर हो गया और ये सस्ती भी होती है बर्तन, लेकिन ये उतनी अच्छी नहीं होती हेल्थ के लिए, पता है आपको। तो एल्यूमिनियम बर्तनों पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत चढ़ा देता है। यह जो परत होती है ना, एल्यूमिनियम को अन्य पदार्थों से अभिक्रिया नहीं करने देती और इसका प्रयोग खाना पकाने के बर्तनों में बनाने में किया जा सकता है, इसीलिए इसका प्रयोग होता है। निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है।
तो देखो निष्कर्षण प्रक्रिया में कार्बोनेट तथा सल्फाइड अयस्कों को सामान्यतः ऑक्साइडों में परिवर्तित कर दिया जाता है, क्योंकि धातु कार्बोनेटों और सल्फाइडों की तुलना में धातु ऑक्साइडों का जो अपचयन होता है वो आसान होता है। अपचयन करना, धातु ऑक्साइडों का अपचयन करना आसान होता है, इसी वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने तांबे के मलिन बर्तन को नींबू या इमली के रस में साफ करते अवश्य देखा होगा। ये जो तांबे का बर्तन है, आप इसमें नींबू रगड़ देते हो तो एकदम मस्त चमक जाता है। ये खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में क्यों प्रभावी है? हम घर में, मैं जब छोटा था ना, तो मैं क्या करता था, आम के पत्ते तोड़ के लाता था, नींबू के पत्ते तोड़ के लाता था, और उसको ना कढ़ाई को साफ करने में, हमारे घर पे कढ़ाई जब ऐसा होता था तो साफ करते थे, तो एकदम क्लीन सफा चट हो जाता था। तब मुझे पता नहीं था, छोटे थे। अब जब मैं क्लास 9-10 में, तब जाके मुझे पता लगा कि भाई ऐसा क्यों करते हैं। खट्टे पदार्थ तांबे के बर्तन को साफ करने में प्रभावी होते हैं, क्योंकि मलिन तांबे के बर्तन पर जमी कैल्शियम कार्बोनेट की परत, ये जो काली काली देख रहे हो ना, ये परत चढ़ जाती है। किसकी? कैल्शियम कार्बोनेट की पतली सी परत होती है, जो नींबू या इमली के रस में उपस्थित जो अम्ल होते हैं उससे अभिक्रिया करके बर्तन से हट जाते हैं और बर्तन साफ हो जाता है। ये इसका कारण है। ठीक, कह रहे रासायनिक गुण, ये जब मैंने एग्जाम दिया था ना, बोर्ड एग्जाम में आया था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रासायनिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में अंतर हर साल आता है। तो पहला अंतर है, धातु क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं और अधातु अम्लीय और उदासीन ऑक्साइड बनाती हैं। धातुएं तनु अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित कर देती हैं और अधातुएं तनु अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती, इसीलिए हाइड्रोजन को विस्थापित भी नहीं करती हैं। धातुओं क्लोरीन के साथ विद्युत संयोजी क्लोराइड यौगिक बनाती हैं और ये विद्युत संयोजी क्लोराइड विद्युत अपघट्य परंतु अवाष्पशील होते हैं। और जो अधातु होती है क्लोरीन के साथ सहसंयोजी यौगिक बनाती है, जो विद्युत अनवघट्य परंतु वाष्पशील होते हैं। धातुएं आपकी अपचायक होती हैं, अधातुएं ऑक्सीकारक होती हैं, कार्बन को छोड़कर, क्योंकि कार्बन एक अपचायक है। अगले प्रश्न में आ जाओ। एक व्यक्ति प्रत्येक घर में सुनार बनकर जाता है। उसने पुराने एवं मलिन सोने के आभूषण में पहले जैसी चमक पैदा करने का ढोंग रचाया। ठीक है, सुनार जो जाता है, आपके जो सोने के गहने हैं या चांदी के, वो थोड़ा सा डल हो गया है, तो वो क्या करता है, लेता है, कुछ मिलाता है और साफ करके दे देता है। कोई संदेह किए बिना कि एक महिला अपने सोने के कंगन उसे देती है, जिसे वह एक विशेष विलयन में डाल देता है। कंगन नए की तरह चमकने लगते हैं, लेकिन उसका वजन अत्यंत कम हो जाता है। ठीक है, वो फ्री में दे देता है आपको, भाई मैं आपका पूरा एकदम चकाचक करके दे रहा हूँ, लेकिन जितना वजन था पहले, उसके बाद वो वजन कम हो जाता है थोड़ा। ठीक है, वह महिला बहुत दुखी होती है तथा तर्क वितर्क के पश्चात उस व्यक्ति को झुकना पड़ता है। एक जासूस की तरह, क्या आप इस विलेन की प्रकृति के बारे में बता सकते हैं? आप बोलोगे सर बिल्कुल बता सकता हूँ। वो जो विलेन है ना, वो है एक्वारेजिया, अम्लराज। ठीक है, अम्लराज कैसे बनता है? सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का 3:1 का मिश्रण होता है। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3 हिस्सा लेते हैं और सांद्र नाइट्रिक अम्ल 1 हिस्सा लेते हैं, और उसको मिलाने से एक्वारेजिया अम्लराज बनता है। और जब वो उन आभूषणों को उसके अंदर डालता है ना, तो उसके साथ अभिक्रिया करके, ठीक है, साफ करता है। कैसे? उसकी ऊपर की परत हटा देता है। जो सोना प्लेटिनम को खोलने में समर्थ है, उसके अंदर बहुत देर तक रखोगे ना, तो सोना चांदी को खोल देगा पूरा एकदम, और वो डालता है अंदर, ऐसे ऐसे करके निकाल दे तुरंत, तो ऊपर की परत हट जाती है, तो साफ हो जाता है। लेकिन घिस दिया ना उसने ऊपर की परत, तो वो वहां पर जमा हो जाता है। ठीक है, अम्लराज अत्यंत संचारिक सधूम द्रव होता है। ठीक है, ये इसका कारण है। अगला प्रश्न है, गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है, परंतु इस्पात लोहे की मिश्र धातु का नहीं। इसका कारण क्या है? गर्म जल का टैंक है, पानी को हमें गर्म रखना है, यही मेन उद्देश्य है। तो गर्म जल के टैंक बनाने के लिए कॉपर का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह ऊष्मा का एक अच्छा चालक है।
ऊष्मा का अच्छा चालक है, तो गर्म पानी को ना अंदर से गर्म बनाने में ज़्यादा सहायक है। स्टील की ऊष्मा चालकता कॉपर से कम होती है, इसीलिए स्टील का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैंने आपको क्लास 10th की जो विज्ञान की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 धातु एवं अधातु के जो एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन है वो करा दिए, और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। बाकी हमने सब कुछ पढ़ा रखा है, वन शॉट भी करा रखा है, ये तो एनसीईआरटी कराई है, वन शॉट एक्सप्लेनेशन करा रखा है, एनसीईआरटी क्वेश्चन भी हो गया, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव वो भी पढ़ा रखा है। सबके लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन पे, ज़रूर चेक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।